बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आपकी क्लास का दूसरे चैप्टर का नवा लेसन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम स्टडी करेंगे तहरीक खिलाफत के बारे में कि तहरीक खिलाफत क्या है, यानी जो आपकी तहरीक खिलाफत है उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो हम इसको पीछे से थोड़ा सा जोड़ते हैं ताकि हमें ये कंटिन्यू समझ में आना स्टार्ट हो जाए। तो प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम हमने जलियांवाला बाग का हादसा पढ़ा था और पहली जंग अज़ीम के बारे में स्टडी किया था। तो प्यारे बच्चों, जो तहरीक खिलाफत है वो दरअसल पहली जंग अज़ीम और जलियांवाला बाग के हादसे के नतीजे में कायम हुई थी। ठीक है, जलियांवाला बाग का हादसा क्या था, थोड़ा सा मैं रिवाइज़ कर देता हूँ ताकि आप लोग जब अभी ये स्टडी करें तो आपको क्लियर हो जाए। तो जलियांवाला बाग का हादसा कुछ ऐसा था कि जो आपके दो लीडर हैं, सही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन दो लीडरों को अंग्रेज़ हुकूमत के फ़ौजियों ने जो है वो गिरफ़्तार कर लिया था 1919 में। ठीक है, अमृतसर में दो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे उनको गिरफ़्तार कर लिया था। उनकी गिरफ़्तारी के ऊपर 30,000 जो आवाम थी, 30,000 के करीब आवाम, हिंदुस्तानी आवाम थी, वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब गम का इजहार किया और मोर्चे लेके सड़कों के ऊपर निकल गए, एहतिजाज करना शुरू हो गए कि भाई इन दोनों लीडरों को आप लोग छोड़ दें। जब वो लोग नहीं माने तो उन लोगों ने, जो पुलिस वाले थे, उनके ऊपर पथराव भी करना स्टार्ट कर दिया। जब पथराव किया तो पुलिस वालों ने उसके नतीजे में उनके ऊपर गोलियां चलाने स्टार्ट कर दी थी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग मौत के घाट उतार दिए गए थे, यानी अपनी जान से उनको हाथ धोना पड़ गया था। फिर ये बहुत ज़्यादा और ज़्यादा तेज़ में आ गए। फिर अगले दिन दोबारा से पुलिस स्टेशन और रेलवे स्टेशन की तरफ रुख किया और रेलवे स्टेशन और पुलिस स्टेशन दोनों को, रेलवे स्टेशन को आग लगा दी और पुलिस स्टेशन पे पथराव किया, जिसके नतीजे में 5 जो पुलिस अफसर थे उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ठीक है, जब 5 पुलिस अफसर को जान से हाथ धोना पड़ा, जब अंग्रेज़ हुकूमत ने ये देखा तो अंग्रेज़ हुकूमत ने, जो पुलिस के अफसर सबसे ख़तरनाक और सबसे सख्त अफसर थे उस टाइम पे, जनरल डायर, उनको वहाँ का एरिया का जो अफसर मुंतखब कर दिया और कहा कि भाई आपको ये मसला जो है वो सॉल्व करना है। जैसे ही उनको वहाँ का जनरल जो है वहाँ पे उनको मुंतखब किया गया तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वाक़ियात पे काबू पाना स्टार्ट कर दिया था काफ़ी हद तक, लेकिन अवाम फिर भी बाज आने वाली नहीं थी। उन्होंने जलियांवाला बाग एक जगह है, उसमें तकरीबन उन लोगों ने कहा कि हम भाई यहाँ पे जो है वो ऐलान करेंगे, एक एहतिजाज करेंगे, सब लोगों को यहाँ पहुँचना है। तो तकरीबन 20,000 के करीब लोग वहाँ पे पहुँचे। जब जनरल डायर को ये बात पता चली तो जनरल डायर को पता था कि इस गेट के 5 गेट और पाँचों गेट के ऊपर जनरल डायर ने अपनी जो फ़ौज है उसको लगा दिया। जब फ़ौज वहाँ पे लग गई तो जनरल डायर ने हुक्म दिया कि अब जो 20,000 लोग हैं इनके ऊपर बिला खौफ खाए आप लोग गोलियां बरसाना स्टार्ट कर दे। तो जनरल डायर की जो फ़ौज है और पुलिस वाले हैं उन लोगों ने बिना खौफ खाए उनके ऊपर गोलियां बरसाने स्टार्ट कर दी। सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए, कोई कुचल के, कोई पैरों के नीचे आके मारा गया, क्योंकि भाग रहे थे इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए और गेट से वहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि उनकी फ़ौज वहाँ पे खड़ी हुई थी। तो इसके नतीजे में काफ़ी सारे लोगों की जानों को नुकसान हुआ। उसके बाद जब जो हिंदुस्तानी है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा गम का और गुस्से का इजहार करना स्टार्ट कर दिया। जब ये देखा गया तो जनरल डायर ने पूरे पंजाब के अंदर जो है वो मार्शल लॉ लगा दिया, यानी फ़ौज की जो हुकूमत होती है वो आ जाए तो उसे मार्शल लॉ कहते हैं। ठीक है, गली कोचों में जो है वो फ़ौज जो है वो घूम रही होती है, तो मार्शल लॉ लगा दी और सख्त किस्म का मार्शल लॉ लगाया। ऐसा मार्शल लॉ लगाया जिसमें कोई शख्स भी बाहर निकले अपने ज़रूरी काम से तो उसको भी पेट के बल लीगने पर मजबूर किया जाता, और जो कौम बहुत ज़्यादा गम और गुस्से का, जो इलाका बहुत ज़्यादा गम और गुस्से का इजहार करता, उस इलाके में पानी की फ़राहमी को बंद कर दिया था, खाने पीने की फ़राहमी को बहुत ज़्यादा जो है वो बिला तातुल बंद कर दिया जाता, उनको वो चीज़ें फ़राहम नहीं की जाती और बहुत ज़्यादा परेशान किया था। कोई निकलता तो पेट के बल रेंगने में मजबूर किया था और काफ़ी सारे लोगों को गोली से भी उड़ा दिया जाता था। ठीक है, तो ये सब वाक़या जो है वो जलियांवाला बाग में पेश आया था। उसके बाद जंग आज़ादी हुई थी। ठीक है, जंग आज़ादी तो इससे पहले हुई थी। ठीक है, तो ये जलियांवाला बाग का हादसा था जिसके नतीजे में तहरीक खिलाफत का जो है, तहरीक खिलाफत जो है वो वजूद में आई। इसके अहम रहनुमा मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे। कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली जौहर। और इसके जो मकसद है तहरीक खिलाफत के, वो मकसद भी यहाँ डिफ़ाइन कर देते हैं, फिर इसके बाद इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो इसके मकसद हैं
इसका मकसद है कि जो सल्तनत उस्मानिया है, सही है, पहली जंग अज़ीम जब हो रही थी तो तुर्की पे जो है वो उनकी हुकूमत हो गई थी, सही है। बल्कान की हुकूमत हो गई थी, बल्कान के जो इलाके हैं वो अंग्रेज़ों के ही इलाके हैं, ठीक है। तो उनकी हुकूमत जब हो गई थी तो बरतानिया और जर्मनी के दरमियान, जर्मनी पे जो है वो जर्मनी के साथ तुर्की मिल गया था, यानी बल्कान के लोग मिल गए थे तुर्की के ऊपर, बल्कान के लोगों की हुकूमत हो चुकी थी, ठीक है। तो जर्मनी के साथ तुर्की मिल गया था, बरतानिया के साथ हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इस बात पे मिलने का इकरार किया कि आप आज़ादी के बाद जो सल्तनत उस्मानिया है उसको बरकरार रखेंगे। वो इस बात पर मुत्तफ़िक हो गए थे और हज़ारों की तादाद में मुसलमान उसमें शुमार हो गए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जैसे जंग आज़ादी के साथ साथ उन्होंने काफ़ी सारे इलाके फ़तह कर लिए। सपोज दैट उन्होंने जो इलाके फ़तह किए थे, जज़ीरतुल अरब, इराक़, शाम, फ़लस्तीन और दूसरे मुस्लिम ममालिक जो उन्होंने आज़ाद कर लिए थे जंग आज़ादी के दौरान, उनके ऊपर अपना कब्ज़ा जमाना स्टार्ट कर दिया था। जैसे ही मुसलमानों ने देखा ये तो अपना कब्ज़ा जमा रहे, बल्कि इसको आज़ाद करने के बजाय अपना कब्ज़ा जमा रहे, सल्तनत उस्मानिया को दोबारा से जो है वो कायम करने के बजाय अपना कब्ज़ा जमा रहे, तो उन्होंने देखा कि अपनी वादा खिलाफ़ी कर रहे हैं, तो मुसलमानों ने उनसे मुंह फेर लिया था। और मुंह फेरने के बाद उन्होंने अखबारात और काफ़ी सारे रिसाले शाये किए थे जिसमें इस अंग्रेज़ों की गद्दारी के बारे में बताया गया था। लेकिन अंग्रेज़ भी उस पर गद्दारी के अंदर जो है वो गद्दारी जो है वो उसको रोकने के लिए उनके वो मुसलमानों पर बड़ी कड़ी नज़र रखे हुए थे। जो जो ऐसा काम कर रहा था उसको गिरफ़्तार कर रहे थे या फिर गोली से उड़ा देते थे, ठीक है। तो ये सारा वाक़या पेश आ रहा था। तो प्यारे बच्चों, पहला मकसद ये था कि सल्तनत उस्मानिया को बरकरार रखा जाए। सल्तनत उस्मानिया यानी जो आपकी मुसलमानों की हुकूमत है उसको क्या रखा जाए, बरकरार रखा जाए। तहरीक खिलाफत का दूसरा मकसद था कि मुसलमानों की इबादत गाहों को यानी मस्जिदों को, ठीक है, मस्जिदों को, इबादत गाहों पर, मुसलमानों की इबादत गाहों पर गैर मुस्लिम का इख्तियार ख़त्म किया जाए। गैर मुस्लिम का इख्तियार ख़त्म किया जाए से मुराद यानी जो दूसरे मुसलमानों के हाथ में, जो मुसलमान नहीं अंग्रेज़ हैं, उनके हाथ में जो मुसलमानों की इबादत गाहें हैं उनको ना दिया जाए, बल्कि इनको अपनी जो है वो इबादत गाहों पर रखा जाए, ठीक है। तो तहरीक खिलाफत के मकसद आपको समझ में आया। तहरीक खिलाफत क्या है अब ये समझिए। प्यारे बच्चों, जब हिंदुस्तान में बहुत ही ज़्यादा इस बेचैनी की सूरत हाल फैल चुकी थी, इसकी वजह से जो मैंने आपको वाक़यात बताए, इन तमाम वाक़यात की वजह से जब बहुत ज़्यादा बेचैनी की सूरत हाल फैल चुकी थी, तो उसके नतीजे में पहली जंग अज़ीम हुई थी जिसमें जर्मनी का साथ तुर्की ने दिया था, यानी बल्कान के इलाकों ने दिया था, और बरतानिया के साथ मुसलमानों और हिंदुस्तान के मुसलमानों और हिंदुओं ने दिया था। लेकिन बरतानिया की गद्दारी की वजह से उनका साथ छोड़ने पे मजबूर हो गए थे, ठीक है। तो जब जंग आज़ादी हो रही थी तो बरतानिया के काफ़ी सारे फ़तह लोगों ने, जो फ़तह याब रहे, उन्होंने काफ़ी सारे इलाकों को आज़ाद कर लिया था, जैसे जज़ीरतुल अरब, इराक़, शाम, फ़लस्तीन और दूसरे मुस्लिम ममालिक जो कि सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा थे। जब इनको आज़ाद कर लिया था तो इसके ऊपर जो बरतानिया है उसने अपनी हुकूमत जमाना स्टार्ट कर दी थी। तो प्यारे बच्चों, 27 अक्टूबर 1919 को जो है वो जो आपके हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, इन्होंने सल्तनत उस्मानिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक तहरीक स्टार्ट की जिसको तहरीक खिलाफत का नाम दिया गया। 27 अक्टूबर 1919 को यौम खिलाफत मनाया गया। कब मनाया गया? 27 अक्टूबर 1919 को यौम खिलाफत मनाया गया, ठीक है। बात समझ में आई आप लोगों को?
तो 27 अक्टूबर 1919 को यौम खिलाफत मनाया गया। ये इस वजह से मनाया गया था क्योंकि इस दिन हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे उन्होंने इस बात पे मुत्तफ़िक हो गए थे कि हम सल्तनत उस्मानिया के तहफ़्फ़ुज़ का काम शुरू कर देंगे। तो इस दिन से सल्तनत उस्मानिया के तहफ़्फ़ुज़ का काम स्टार्ट कर दिया गया था। इस वजह से 27 अक्टूबर 1919 को यौम खिलाफत का दिन मनाया गया था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। इसके बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो कि इस तहरीक के अहम रहनुमा थे। कौन थे? अहम रहनुमा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, दोनों भाई थे और दोनों इस तहरीक खिलाफत के कौन थे? अहम रहनुमा। तो हम लिख देते हैं अहम रहनुमा में कौन कौन थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, मौलाना शौकत अली। ये दोनों कौन थे प्यारे बच्चों? दोनों के दोनों इस तहरीक खिलाफत के अहम रहनुमा थे। तो प्यारे बच्चों, सब 27 अक्टूबर 1919 को यौम खिलाफत मनाया गया। तो उसके बाद जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैं, इन्होंने बाकायदा एक तहरीक का स्टार्ट किया जिसको तहरीक खिलाफत का नाम दिया गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसमें इन्होंने जो बर्रे सगीर, इसमें इन्होंने ये बात वाज़ा की कि हम बर्रे सगीर में जो अंग्रेज़ हुकूमत बरतानिया है इससे अपने इख्तलाफात मनवाएंगे, यानी हम चाहते हैं कि सल्तनत उस्मानी को दोबारा से बरकरार रखा जाए। हम इस बात को बर्रे सगीर में जो अंग्रेज़ हुकूमत है उससे मनवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो प्यारे बच्चों, उसके बाद जब उन्होंने ये बात कही तो नवंबर 1919 में, यानी उसके वन मंथ के बाद, ठीक है, 27 अक्टूबर यानी उसका कुछ दिनों के बाद नवंबर में जो है वो बाज़ाब्ता हिंदुओं और मुसलमानों ने, ठीक है, दोनों ने काम किए। ठीक है, तो 1919 में प्यारे बच्चों जो हिंदू और मुसलमान थे, सही है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने और काफ़ी सारे लीडर्स ने मिल के 1919 में काफ़ी सारी जो है वो जलसे मुनक्किद किए जिसमें उन्होंने तहरीक खिलाफत के ऊपर बात की। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अपनी तकरीरों के ज़रिए मुसलमानों के दिलों में बहुत ही ज़्यादा जोश और वलवला पैदा कर दिया था, जिसकी वजह से उनके दिलों में बहुत ज़्यादा जोश और वलवला पैदा हो गया था और वो मुसलमानों के लिए तहरीक सल्तनत उस्मानिया के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे। प्यारे बच्चों, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गुजरता गया तो 1920 में खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ने, ठीक है, जिन मुसलमानों ने जो है वो इंग्लिस्तान, फ्रांस और इटली के दौरे किए। सही है, और कहाँ कहाँ के दौरे किए? इंग्लिस्तान के, फ्रांस के और इटली के दौरे किए। और दौरे करने के बाद उनके दौरे करने का मकसद ये था कि उन्होंने जो वादे किए थे अंग्रेज़ ने उनको वादे याद दिलाए जा सके। तो उन्होंने दौरे किए और दौरे करने के बाद उनको उनके वादे याद दिलाए कि भाई आपने जो है वो इनको आज़ाद करने का कहा था। लेकिन बिला आखिर तहरीक खिलाफत जो है वो कामयाब साबित हुई। 1920 में, अक्टूबर 1920 में यूरोपीय दुनिया ने मौजूदा तुर्की पर सुल्तानत उस्मानी का हक़ तस्लीम कर लिया। यानी अक्टूबर 1920 में, यानी एक साल के दौरानिए में, एक साल के अंदर अंदर ये तहरीक खिलाफत कामयाब हो चुकी थी। अक्टूबर 1920 में यूरोपीय हुकूमत ने जो आपका सल्तनत उस्मानिया है इसको इसका हक़ तस्लीम कर लिया था। और हक़ तस्लीम करने के बाद दोबारा से तुर्की के ऊपर किसकी हुकूमत आ गई थी? सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत आ गई थी और इसको सल्तनत उस्मानिया से जमहूरिया मुमलिकत बना दिया गया। ठीक है, क्या बना दिया गया? जमहूरिया मुमलिकत बना दिया गया। यहाँ तक तमाम बच्चों को बात क्लियर है तहरीक खिलाफत? वेरी गुड। सो ठीक है, जब सुल्तान उस्मानिया जो है वो जमहूरिया मुमलिकत बन गई तो उसके बाद प्यारे बच्चों जो बर्रे सगीर के लोग थे वो भी अंग्रेज़ हुकूमत से बहुत ही ज़्यादा बेचैनी का जो है वो इजहार कर रहे थे और ये कह रहे थे कि भाई हम आपके साथ खुश नहीं है। उन्होंने काफ़ी सारी कोशिशें की और कोशिशें करने के बाद बिला आखिर 1947 को अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। 1947 को इंडिया और पाकिस्तान दोनों आज़ाद कर दिए गए। ठीक है, तो आप लोगों को तहरीक खिलाफत पूरी क्लियर है? वेरी गुड। सो प्यारे बच्चों, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है कि आप जानते हैं, ये आप खुद रीड कर लीजिएगा, बहुत आसान सा टॉपिक है, समझ में आएगा। ठीक है, सो जल्दी से इसे कॉपी करें, हम अपने काम की तरफ आते हैं। ठीक है, कॉपी हो गया।
सो आई होप आज हमारा जो ये चैप्टर है बर सग़ीर में बरतानवी राज, आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो चुका होगा। इसमें कोई बात अगर आपको समझ ना आई हो तो वो बुक का पेज नंबर ओपन करके देख लीजिएगा, या फिर लेसन जो चैप्टर आपको जो लेक्चर क्लियर ना हो वो लेक्चर दोबारा से लगा के आप देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को वो बात क्लियर हो जाए। ठीक है, ये जो हिस्ट्री मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आने वाले वक्त में, यानी जब आप बड़ी क्लासेस में स्टडी करेंगे तो उसमें भी रिपीट हो रही होगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आपको काम क्या करना है, क्लास वर्क की हेडिंग डाल लीजिए। क्लास वर्क की हेडिंग डालने के बाद जल्दी से खाली जगह पुर करें। जल्दी से आज हमने जो तरीक़े खिलाफत स्टडी किया है, वीडियो पॉज करके 3 ब्लैंक्स निकाल लीजिए, जल्दी से निकालें। ठीक है, निकाल लें, वेरी गुड। इसके बाद हेडिंग डालिए सवालात के मुमकिन जवाब दीजिए। पहला सवाल, पहला सवाल क्या होना चाहिए, तहरीक खिलाफत से क्या मुराद है? तहरीक खिलाफत से क्या मुराद है? तहरीक खिलाफत से मुराद, ठीक है ये बना लेते हैं, आसान सा जवाब होगा। तहरीक खिलाफत से क्या मुराद है और इसके मकासद क्या थे? तो प्यारे बच्चों जवाब क्या लिखेंगे, तहरीक खिलाफत से क्या मुराद है? तहरीक खिलाफत से मुराद ऐसी तहरीक जिसमें सल्तनत उस्मानिया को बरकरार रखने की बात की गई थी, और सल्तनत उस्मानिया को दोबारा से तुर्की पे हुकूमत रखने की बात की गई थी, और जो मुसलमान थे उनको दोबारा से उनका हक़ दिलाने की बात की गई थी, और इसके रहनुमा थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर। इसके मकसद थे कि सल्तनत उस्मानिया को बरकरार रखा जाए, और जो मुसलमानों की इबादत गाहें हैं उस पर गैर मुस्लिमों का हक़ ना रखा जाए। सही है, मुसलमानों के हक़ में वो दी जाए, यानी उनका अख्तियार, गैर मुस्लिम का अख्तियार वहाँ से ख़त्म कर दिया जाए। तो दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या होगा? दूसरा सवाल होगा तहरीक खिलाफत के अहम रहनुमा कौन थे? प्यारे बच्चों बताना है आप लोगों को तहरीक खिलाफत के अहम रहनुमा कौन थे। तहरीक खिलाफत के अहम रहनुमा मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली थे। ठीक है, दोनों भाई जो है वो इस तहरीक के कौन थे, अहम रहनुमा थे। तो प्यारे बच्चों ये 2 सवालात हैं आपके पास, इसके बाद जल्दी से आप ये सवालात कीजिए, और इसके बाद जल्दी से अपनी वर्कबुक ओपन कर लीजिए। जी, वर्कबुक में आपको काम करना है, पेज नंबर वर्कबुक का निकाल लीजिए 6, पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये सवाल हमने छोड़ दिया था, करा नहीं था, अब करने जा रहे हैं। तो सवाल देखिए, सवाल क्या लिखा हुआ है। पर सबक में यूरोपीय अक़वाम की हिंदुस्तान में कायम तिजारती बस्तियों का नक्शा दिया गया है, इसका मुताला कीजिए और दी गए टेबल को पुर कीजिए। प्यारे बच्चों एक नक्शा दिया गया है जिसमें आपको यहाँ पर नक्शे में देखकर यूरोपीय अक़वाम के नाम दिए गए हैं, देख कर आपको यहाँ पे बस्तियों के नाम लिखने हैं। तो आपको नक्शा कहाँ मिलेगा, मैं नक्शा आपको बता देता हूँ, आप खुद कर लीजिएगा इसको। आपको नक्शा मिल जाएगा पेज नंबर 24, पेज नंबर 24 ओपन कीजिए जल्दी से। जी, पेज नंबर 24। जी, ये आपको यूरोपीय अक़वाम की जो है बस्तियों के नाम दिए गए हैं, पुर्तगाली, अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, वलेंसीसी, डेनिश। ठीक है, कलीदी गई है कि यानी इसके ज़रिए आप बाज़ाब्ता देख सकते हो कौम यूरोपीय अक़वाम की बस्तियाँ गोल से ज़ाहिर किया गया है। ठीक है, पुर्तगाली को इससे ज़ाहिर किया गया है, जो पुर्तगाली कौम बस्तियाँ हैं जहाँ जहाँ ये निशान है, ठीक है, ऐसा बना हुआ है, उन तमाम की तमाम जगहों पे आप क्या लिखेंगे, बस्तियों के नाम लिख देंगे पुर्तगाली। चलें एक में करवा देता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। जिससे पुर्तगाली की बस्तियों में पहला है ये देखते हैं, चलें हिगली। ठीक है, हिगली लिखेंगे आप सबसे पहले उसके सामने, और गोवा, बम्बई, और नंगापट्टनम, और कोलंबो, कालीकट, ट्रंकोमाली, मथर। ठीक है, ये तमाम के तमाम नाम का लिखेंगे पुर्तगाली में। फिर ऐसे ही अंग्रेज़ी में देखेंगे, फ्रांसीसी में, वलेंसीसी में और डेनिश में। ठीक है, ये सब देख के आप यहाँ फिल कर लेंगे। तो जल्दी से करें।
वेरी गुड, हो गया सही। इसके बाद आप पेज नंबर ज़रा 9 निकाल लें जी। पेज नंबर 9 पे लिखा हुआ है आप एक तारिक दां की हैसियत से, यानी आप कौन बन गए अब? तारिक दां हिस्टोरियन बन गए, इतना बड़ा रुतबा आपको मिल गया, सही है, दे दिया आपको। चलें आप कर लीजिएगा काम। आप एक तारिक दां की हैसियत से हिंदुस्तान की तारीख लिखते हुए बरतानवी राज के किन 5 अहम वाक़यात का इंतखाब करेंगे? अहम वाक़यात की इशारात, इंतखाबात की वजह। प्यारे बच्चों, जो आपने बरतानवी राज के बारे में स्टडी किया, 9 लेक्चर स्टडी किए ना, लॉ लेक्चर में से आपको 5 वाक़यात के बारे में बताना है और वजह बतानी है कि आपने इन वाक़यात को क्यों इंतखाब किया है। जैसे पहला हम वाक़या सपोज़ कर लेते हैं जलियांवाला बाग का हादसा, जो अभी लास्ट टाइम हमने स्टडी किया है। तो जलियांवाला बाग का हादसा, अहम वाक़यात की इशारात। जलियांवाला बाग का हादसा हमने लिख दिया। इंतखाब की वजह, इंतखाब की ये वजह है क्योंकि इस हादसे में बरतानवी राज ने बहुत ही ज़्यादा हिंदुस्तानियों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जुल्म सितम किया, का जो है वो मार्शल लॉ लगा दिया और बहुत ही ज़्यादा जुल्म सितम के साथ काफ़ी सारे लोगों को कत्ल भी कर दिया गया। इस वजह से जो है वो ये वाक़या तारीख़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा जुल्म सितम के नाम से याद किए जाते हैं। ऐसी दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा आपको अपने पास से इसमें से भी कोई 5 वाक़यात जो है वो सब गैस करने और उसके इंतखाब की वजह आपको बता दी। जैसे तहरीक खिलाफत आपने दूसरा वाक़या पेश कर लिया, उसके इंतखाब की वजह क्या, ये लिख दी, ठीक है। इसके अलावा आपने 58-57 की जंग आज़ादी का वाक़या पेश कर लिया, ठीक है, उसके इंतखाब की वजह आपने क्या रखी, ठीक है। इस तरह से आपको 5 वाक़ये पेश करने और इंतखाब की वजह भी आपको यहाँ पर डिफ़ाइन करनी है। यहाँ पर आपका चैप्टर होता है क्लोज। तो तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिएगा, अपना तमाम का तमाम अपना काम कंप्लीट कीजिए। तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिए। हमारी मुलाकात इसके बाद वाले न्यू चैप्टर में होगी, जिसमें हम स्टडी करेंगे क़याम पाकिस्तान के बारे में, यानी पाकिस्तान बनने में क्या क्या वजूहात थी, यानी पाकिस्तान बनने की क्या क्या वजूहात थी, पाकिस्तान किस तरह से बना। उसमें बरतानवी राज का जिक्र नहीं आएगा, बल्कि मुसलमानों की जद्दोजहद, मुसलमानों के किए गए काम के बारे में स्टडी करेंगे। अभी जो हमने स्टडी किया इसमें बरतानवी राज ने जो जो काम किए, सही आपने देखा होगा कि हर लेक्चर में बरतानवी राज यानी अंग्रेज़ों का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें आप स्टडी करोगे मुसलमानों के क्या क्या काम किए, किस तरह से जद्दोजहद की, पाकिस्तान कैसा बना, ठीक है। तो इसके बाद वाले चैप्टर में आप ये सब कुछ स्टडी करेंगे। तो तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिए और काम वक्त पे कंप्लीट कीजिए, अपनी कॉपी मैनेज कीजिए और अल्लाह हाफिज़।